मैच से पहले बोले भारतीय कप्तान विराट कोहली, महामुकाबले के लिए टीम इंडिया पूरी तरह से तैयार, पाक के खिलाफ होगी मजबूत रणनीति। नमस्कार, हिंदी समाचारों के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज, मैं हूं लाल चंद्र सिंह। देखते हैं खबरों को विस्तार से। आज की सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण गोवा कार्यक्रम के लाभार्थियों एवं हितधारकों के साथ बातचीत की। स्वयंपूर्ण गोवा पहल का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत आह्वान से प्रेरित होकर 1 अक्टूबर 2020 को किया गया था। इस कार्यक्रम के तहत एक सरकारी अधिकारी की नियुक्ति स्वयंपूर्ण मित्र के रूप में की जाती है। और प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए गोवा को विकास का नया मॉडल बताते हुए कहा कि गोवा सामूहिक प्रयासों का प्रतिबिंब है। भारत ने खुले में शौच से मुक्ति का लक्ष्य रखा। गोवा ने 100% ये लक्ष्य हासिल किया। देश ने हर घर को बिजली कनेक्शन का लक्ष्य रखा। गोवा ने इसे भी 100% हासिल किया। हर घर जल अभियान में गोवा सबसे पहले 100%, गरीबों को मुफ्त राशन देने के मामले में गोवा 100%। साथियों, 2 दिन पहले भारत ने 100 करोड़ वैक्सीन डोज देने का इस विराट पड़ाव को पार किया है। इसमें भी गोवा पहली डोज के मामले में 100% हो चुका है। और इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर को भी याद किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि मेरे मित्र मनोहर पर्रिकर जी ने गोवा को तेज विकास के जिस विश्वास के साथ आगे बढ़ाया, उसे गति दी जा रही है। लंबे समय तक गोवा में राजनीतिक स्वार्थ सुशासन पर भारी पड़ता रहा। गोवा में राजनीतिक अस्थिरता ने भी राज्य के विकास को हानि पहुंचाई। लेकिन बीते कुछ वर्षों में इस अस्थिरता को गोवा की समझदार जनता ने स्थिरता में बदला है। मेरे मित्र स्वर्गीय मनोहर पर्रिकर जी ने गोवा को तेज विकास के जिस विश्वास के साथ आगे बढ़ाया, उसको प्रमोद जी की टीम पूरी ईमानदारी से नई बुलंदियां दे रही है। आज गोवा नए आत्मविश्वास से आगे बढ़ रहा है। और प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि महिलाओं की सुविधा और सम्मान के लिए गोवा ने बेहतरीन कार्य किया है। महिलाओं की सुविधा और सम्मान के लिए जो योजनाएं केंद्र सरकार ने बनाई हैं, उनको गोवा सफलता से जमीन पर उतार भी रहा है और उनको विस्तार भी दे रहा है। चाहे टॉयलेट्स हो, उज्ज्वला गैस कनेक्शन हो या फिर जनधन बैंक अकाउंट हो, गोवा ने महिलाओं को ये सुविधा देने में बेहतरीन काम किया है। इसी वजह से कोरोना लॉकडाउन के दौरान हजारों बहनों को मुफ्त गैस सिलेंडर मिले, उनके बैंक अकाउंट में पैसे जमा हो सके, घर घर नल से जल पहुंचाकर भी गोवा सरकार ने बहनों को बहुत बड़ी सुविधा दी है। और प्रधानमंत्री मोदी ने मत्स्य संपदा योजना को लाभकारी बताते हुए कहा कि मछली के व्यापार कारोबार के लिए अलग मंत्रालय से लेकर मछुआरों की नावों के आधुनिकीकरण तक हर स्तर पर प्रोत्साहन दिया जा रहा है। फिश प्रोसेसिंग में गोवा भारत की ताकत बन सकता है। भारत लंबे समय से रॉ फिश को एक्सपोर्ट करता रहा है। भारत की फिश पूर्वी एशियाई देशों से प्रोसेस होकर दुनिया के बाजारों तक पहुंचती है। इस स्थिति को बदलने के लिए
फिशरीज सेक्टर को पहली बार बहुत बड़े स्तर पर मदद दी जा रही है। मछली के व्यापार कारोबार के लिए अलग मंत्रालय से लेकर मछुआरों की नावों के आधुनिकीकरण तक हर स्तर पर प्रोत्साहन दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत भी गोवा में हमारे मछुआरों को बहुत मदद मिल रही है। और प्रधानमंत्री ने कहा कि गोवा में विकसित होता हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर किसानों, पशुपालकों और मछुआरे की आय बढ़ाने में मददगार साबित होंगे। गोवा में विकसित होता इंफ्रास्ट्रक्चर किसानों, पशुपालकों, हमारे मछुआरे साथियों की इनकम को भी बढ़ाने में मदद देगा। ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके आधुनिकीकरण के लिए इस वर्ष गोवा को मिलने वाले फंड में पहले की तुलना में 5 गुना वृद्धि की गई है। गोवा के रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए केंद्र सरकार ने 500 करोड़ रुपए गोवा को आवंटित किए हैं। इससे कृषि और पशुपालन के क्षेत्र में गोवा में हो रहे काम को नई गति मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण गोवा कार्यक्रम के लाभार्थियों और हितधारकों से संवाद किया था। पीएम मोदी ने स्वयंपूर्ण गोवा कार्यक्रम के लाभार्थी कुंदन फलारी से बातचीत की। कुंदन जी, ये लोग जो रेडी पटरी वाले हैं, ये डिजिटल ट्रांजैक्शन करते हैं, थोक व्यापार लेते हैं तो भी डिजिटल पेमेंट करते हैं, और जो सामान्य परिवार में जब माल बेचते हैं तो वहाँ से भी डिजिटल पेमेंट लेते हैं। ऐसा करते हैं क्या? करते हैं सर। हमारी कम्युनिटी ऑर्गेनाइजर है, वो उनको सब सिखा रही है सर कि कैसे डिजिटली उनको इस सब ट्रांजैक्शन कर सके। क्योंकि देखिए, इस स्कीम की ब्यूटी ये है कि अगर हमारे रेहड़ी पटरी वाले भाई बहन सारा कारोबार अगर डिजिटल करते हैं तो उनकी फाइनेंशियल पूरा हिस्ट्री रेडी हो जाती है, लेन देन की हिस्ट्री तैयार हो जाती है। उसके कारण बैंक अपने आप निर्णय कर सकती है कि भाई इनका ऐसा व्यापार चल रहा है, तो फिर बैंक 10,000, 10,000 से 15,000, 15,000 से 20,000, 20 से 25,000, 50,000 तक उनको देने के लिए, और वो उनके लिए बहुत फायदा करेगा। जितना ज़्यादा उनको लेना भी डिजिटल से, देना भी डिजिटल से, ये आदत डालेंगे तो उनके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आएगा, और मैं समझता हूँ कि इस पर बल देना चाहिए। और प्रधानमंत्री मोदी ने निशिता नामदेव और उनके समूह से भी संवाद किया। आपका ग्रुप करता क्या है? हमारा ग्रुप एक गोवन नाम का ब्रांड है, वो बनाता है। स्वयंपूर्ण गोवा और गोवा सरकार, गोवा स्टेट बायोडायवर्सिटी बोर्ड के अंतर्गत हमें मदद मिली और हमें ट्रेनिंग भी दी गई, और हमारे लिए एक सेंटर भी खुला दिया। उस ट्रेनिंग में हमें सिखाया गया कि अलग अलग फलों से हम अलग अलग प्रोडक्ट कैसे बनाते हैं, और वो हम सीख गए। और गोवा शिपयार्ड ने भी हमें मशीनरी उपलब्ध करवाई। आपको अपने इस काम में जिस प्रकार से प्रगति की है, मेरी तरफ से बधाई देता हूं। आप तो जानते ही हैं निशिता जी और आपकी पूरी टीम, हमारी कोशिश यही है कि हम देश के हर नागरिक को बिना किसी भेदभाव के वो हर सुविधा पहुंचाएं जो उसे मिलनी चाहिए। पिछले 7 साल से हम देश में महिलाओं को सशक्त करने के लिए कई नई अनेक योजनाएं चला रहे हैं। स्वच्छ भारत मिशन, उज्ज्वला योजना, मुद्रा लोन, जनधन अकाउंट, पीएम आवास योजना से हम देश की बहनों को मजबूत कर रहे हैं। ओलंपिक से लेकर पैरालंपिक और सेना से लेकर कोरोना की लड़ाई तक हर जगह हमारे देश की बेटियां, हमारी बहनें, उनकी जय गाथा आज हर जुबान पे सुनने को मिल रही है। खेल हो, बॉर्डर हो या फिर परिवार, आप जैसे बहनों ने साबित कर दिया है कि हमारे देश की बहनों का सामर्थ्य कितना बड़ा है।
और केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ किस तरह से गोवा के लोगों तक पहुंच रहा है और इन योजनाओं को लेकर राज्य के लोगों की क्या राय है, इसको लेकर गोवा के ऊर्जा मंत्री नीलेश कैब्राल और आम लोगों से बातचीत की है हमारे संवाददाता शिशिर सलार ने। तो हमारे साथ गोवा के मिनिस्टर नीलेश कैब्राल जी है। पहली बात तो प्रधानमंत्री ने स्पष्ट कर दी कि जिस प्रकार से विकास गोवा में हो रहा है, चूंकि आप स्वयं मंत्री है गोवा के, किस प्रकार से केंद्र के आयु जो बात करें योजनाओं की, राज्य की योजनाओं की, लोगों तक लाभ उसका मिल रहा है। जो हमारे प्रधानमंत्री जी है वो खुद बहुत काम तरक्की करना चाहते हैं देश का, इसीलिए जो कम्युनिटी मतलब लोअर सेगमेंट्स के लिए जहां मौका नहीं मिलता है उनको आगे बढ़ने के लिए काम ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर करता है। गोवा में हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर दोनों आत्मनिर्भर भारत और गोवा में संपूर्ण गोवा, ये दोनों चीज मिला के यहाँ पे प्रोग्रेस हो रहा है। गोवा में हो रहा विकास आप एक महिला के तौर पर किस प्रकार से देखती हैं? माननीय प्रधानमंत्री जी बहुत स्कीम आगे लेके आया है हमारे पास। अभी डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाता है सेल्फ हेल्प ग्रुप का माध्यम से, और हम ये मार्केट पे बेचता है भी। और इधर का गोवा का स्पेशल एक जैक फ्रूट का भी बहुत प्रोडक्ट्स, डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाता है और ये भी बेचता है, और गरम मसाला करके और सब स्पाइसी आइटम्स। और दिवाली ऐसा वगैरह त्योहार में डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्वीट्स ये सब बनाता है। और इस तरह से कभी सभी महिलाओं को अपने सेल्फ डिपेंड करने का बहुत मौका देता है। डेवलपमेंट के प्रोसेस को इस वक्त गोवा का डेवलपमेंट आप किस प्रकार से देख रहे हैं? पिछले 2 साल में जो हुआ है गोवा में बहुत ही प्रोग्रेस हो रहा है और ये रुकने वाला नहीं है। अभी तो एक बस शुरुआत है। हम प्रधानमंत्री के बहुत ही शुक्रगुजार हैं। ये बात गोवा वासियों की हमने आपसे की, जिस प्रकार से हम बात कर रहे थे स्वयं पूर्ण गोवा के प्रधानमंत्री ने बात उठाई, तो उन्हीं की जुबानी किस प्रकार से गोवा का विकास हो रहा है ये जानने की कोशिश हमने इन सभी गोवा वासियों से की। शीर्ष शिलार, डीडी न्यूज, गोवा। ये बातचीत हमारे संवाददाता शीर्ष शिलार ने की थी। और अब बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज से जम्मू कश्मीर के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। कश्मीर से धारा 370 हटने के बाद ये अमित शाह का पहला कश्मीर दौरा है। गृह मंत्री अमित शाह ने आज राजभवन में जम्मू कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था पर एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। राज्य में सुरक्षा व्यवस्था के हालात का भी उन्होंने जायजा लिया। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर के दौरे पर, जैसा कि आप जानते हैं कि इन दिनों केंद्र सरकार के मंत्री जो हैं वहां पर आउटरीच प्रोग्राम के तहत लगातार जम्मू कश्मीर का दौरा कर रहे हैं। कई मायनों में काफ़ी अहम है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का ये जम्मू कश्मीर का इस वक्त का दौरा। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जब वो मुलाकात कर रहे हैं वहाँ पर स्थानीय लोगों से। और घाटी पहुंचने के बाद केंद्रीय मंत्री श्रीनगर के नौगाम में मारे गए सीआईडी इंस्पेक्टर परवेज अहमद के आवास पर उनके परिवार के साथ संवेदना व्यक्त करने के लिए पहुंचे। गृह मंत्री अमित शाह के साथ जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और डीजीपी दिलबाग सिंह भी थे। इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने परवेज अहमद की पत्नी फातिमा अख्तर से मुलाकात की और उन्हें सरकारी नौकरी के लिए आधिकारिक कागजात भी दिए। 22 जून की शाम को इंस्पेक्टर परवेज अहमद पर आतंकियों ने घात लगाकर हमला कर दिया था और हमले में परवेज अहमद शहीद हो गए थे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शहीद जवान परवेज अहमद के घर जाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी और कहा कि मुझे और पूरे देश को उनकी बहादुरी पर गर्व है। तो केंद्रीय गृह मंत्री का ये जम्मू कश्मीर का दौरा, जहां पर उन्होंने ख़ास तौर पर जो शहीद इंस्पेक्टर परवेज अहमद थे उनके परिजनों से मुलाकात की और इस मौके पर उनके प्रति संवेदना व्यक्त की और जो पीड़ित परिवार हैं उनकी मदद के लिए भी जो सरकारी नौकरी के कागजात शहीद की पत्नी को उन्होंने खुद सौंपे केंद्रीय गृह मंत्री ने। आगे चल करके हम लगातार इस बारे में आपको जानकारी देते रहेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं, काफ़ी अहम खबर है ये, इस पर लगातार आपको जानकारी देते रहेंगे। लेकिन फिलहाल बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। न्यायपालिका के आधारभूत ढांचे को बेहतर बनाने के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति NV रमन ने
केंद्र सरकार को राष्ट्रीय न्यायिक आधारभूत ढांचा प्राधिकरण की स्थापना का प्रस्ताव दिया है। बॉम्बे उच्च न्यायालय की औरंगाबाद पीठ के विस्तारित भवन का उद्घाटन करते हुए देश के मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि न्यायपालिका के आधारभूत ढांचे को मजबूत करना जरूरी है। If we want a different outcome from the judicial system, we cannot continue to work in these circumstances. An integral aspect in this regard is the financial autonomy of the judiciary. I have therefore sent a proposal for the establishment of the National Judicial Infrastructure Authority to the Honorable Minister of Law and Justice. I am hoping for a positive response soon. I urge on the Honorable Minister of Law and Justice to expedite the process and ensure that the proposal to create National Judicial Infrastructure Authority with statutory backing is taken up in the upcoming winter session of the Parliament. और इसी कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि केंद्र सरकार न्यायपालिका का बुनियादी ढांचा मजबूत करने के लिए कई कदम उठा रही है। To make our democracy successful, a robust judiciary is utmost important. We have taken many decisions to ensure that we provide support to the infrastructure, which is the core. In the last cabinet meeting, we have taken various important steps. Let me inform one important decision the cabinet had taken. We decided to sanction 9,000 crore for the development of the infrastructure of the lower judiciary. अगली खबर सुल्तानपुर में विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करने के दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 2017 से पहले दंगाई और माफिया सत्ता के साथ मिलकर अराजकता फैलाते थे और त्योहारों में भी खलल डालते थे। सत्ता मौन बनी रहती थी, लेकिन प्रदेश में भाजपा सरकार आने के बाद दंगाई त्योहारों के वक्त तो क्या, वैसे भी किसी घटना को अंजाम देने से पहले कई बार सोचते हैं। 2017 के पहले कोई पर्व और त्योहार आप शांतिपूर्ण तरीके से नहीं मना सकते थे। होली आती थी, कर्फ्यू लग जाता था। विजयादशमी आती थी, दुर्गा पूजा आती थी, कर्फ्यू लग जाता था। दीपावली आती थी, कर्फ्यू लग जाता था। जन्माष्टमी आती थी, फिर कर्फ्यू लग जाता था। 2017 के बाद प्रदेश में कर्फ्यू की बात तो बहुत दूर है। प्रदेश में कोई दंगाई सिर उठाने का दुस्साहस भी नहीं कर सकता। उसे मालूम है दंगा करेगा तो 7 पीढ़ी का पट्टा उसे लिख के देना पड़ेगा। उसके हरजाने को भरते भरते पीढ़ी की पीढ़ी चली जाएगी, लेकिन वह कभी उसकी भरपाई नहीं कर पाएगा। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज आपदा प्रभावित जनपद चंपावत में हालात का जायजा लिया। उन्होंने चंपावत के तिलवाड़ा में जाकर आपदा में मृतकों के परिजनों से मुलाकात कर उनके प्रति संवेदना व्यक्त की। मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन को निर्देश दिए कि जनपद में आपदा प्रभावितों को जल्द से जल्द मुआवजा देने की कार्यवाही पूरी की जाए। मुख्यमंत्री धामी ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि आपदा प्रभावित इलाकों में राशन और मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था जल्द से जल्द की जाए। और अब बात अमृत महोत्सव की। देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। देश की आज़ादी में योगदान देने वाले हमारे स्वतंत्रता सेनानियों, शहीद जवानों और उन तमाम लोगों को याद किया जा रहा है। देश की युवा पीढ़ियों को ये बताया जा रहा है कि इन तमाम स्वतंत्रता सेनानियों ने किस तरह देश के लिए जान की बाजी लगाकर इसे स्वतंत्र कराया। इसी कड़ी में बीएसएफ ने आज दिल्ली में मौजूद नेशनल वॉर मेमोरियल में अपने जवानों को याद किया और उनके परिवारजनों को भरोसा दिलाया कि वो हर वक्त इनके साथ रहेंगे। इस नायाब पहल का मकसद है कि वो देश को एक सूत्र में पिरोए रखने और देशभक्ति का जज्बा हर एक हिंदुस्तानी के दिल में रहे। वहीं दूसरी तरफ जवानों के परिवार वालों में भी सरकार का धन्यवाद किया कि वो आज के इस दौर में उन शहीदों को सम्मान दिलाने में पीछे नहीं है। सरकार को ना ऐसे शहीदों को ना सम्मान टाइम टाइम पे करना भी चाहिए, याद भी करना चाहिए, ताकि हम जैसे नौजवान भी ना
कुछ अपने देश के लिए कुछ कर सके। सरकार मदद दे रही, बहुत ठीक है, अच्छा है, लेकिन मेरे भाई का शहीद होने पर इतना रिस्पॉन्स जितना आज इज्जत मिली है, उससे पहले किसी ने नहीं पूछा। बहुत धन्यवाद देता हूं सरकार को, अपने डिपार्टमेंट को, जिन्होंने हमें शहीद की फैमिली को याद किया, नहीं तो हम तो नाम ही भूल चुके थे। तो ये शहीदों के परिजनों के आंसू थे, लेकिन ये आंसू संतोष के आंसू थे कि आखिरकार उनके अपने शहीद परिजनों को सम्मान मिल रहा है। अगली खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत अभियान को सार्थक बनाने के लिए जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार के उपक्रम वापकोस और एनपीसीसी द्वारा दिल्ली स्थित यमुना घाटों की साफ सफाई का अभियान चलाया गया। अभियान की अगुवाई करते हुए मंत्रालय के सचिव पंकज कुमार ने कहा कि नदियों को स्वच्छ, निर्मल और अविरल बनाने के लिए जन सहभागिता की जरूरत है। पेश है हमारे संवाददाता ओपी यादव की ये खास रिपोर्ट। ये नज़ारा है दिल्ली के आईटीओ के पास स्थित यमुना घाट की सफाई के महाअभियान का। जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार के उपक्रम वापकोस और एनपीसीसी द्वारा आयोजित इस सफाई अभियान को सार्थक बनाने के लिए मंत्रालय के सचिव पंकज कुमार ने स्वयं अभियान की अगुवाई कर यमुना घाट पर साफ सफाई की। पूर्ण स्वच्छता की ओर बढ़ना है। एक जनरल क्लीनलीनेस ग्रामीण क्षेत्रों में होनी चाहिए और ये सब के लिए हमें ग्राम पंचायतों का और लोगों का एक जन आंदोलन के रूप में, जैसे हमने स्वच्छ भारत 1.0 को सफल किया था, उसी प्रकार से जन सहयोग के द्वारा ही हम स्वच्छ भारत 2.0 को सफल करेंगे। वापकोस और एनपीसीसी के कर्मियों के साथ प्रबंध निदेशक आर.के. अग्रवाल ने भी सफाई अभियान में अपनी भागीदारी निभाई। आर.के. अग्रवाल ने कहा कि घाटों की स्वच्छता का ये अभियान आज जन भागीदारी का मेगा अभियान बन चुका है। 2014 से माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छ भारत अभियान को शुरुआत की थी। तब से वेबकॉस ने मंत्रालय के साथ बढ़ चढ़कर काम किया है और देश विदेशों में जहां भी हमारे ऑफिसेज हैं उनमें मिलकर स्वच्छता पखवाड़ा मनाया है। हमने दिल्ली में छठ घाट को अडॉप्ट किया है और यहाँ पर रेगुलर रूप से स्वच्छता करते हैं। गौरतलब है कि हर महीने वापकोस द्वारा यमुना नदी के घाटों की साफ सफाई की जाती है, जिसमें इस उपक्रम के सभी कार्मिक न केवल पूरे मनोभाव से इस सफाई अभियान को सफल बनाने का काम करते हैं, बल्कि भोपाल, उज्जैन, हरिद्वार, रांची और पंचकुला सहित देश के अलग अलग हिस्सों में घाटों की सफाई के लिए कार्य कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत अभियान को सच्चे मायनों में साकार करने का काम करते हैं। स्वच्छता में ईश्वर का वास है। महात्मा गांधी के ये अनमोल वचन आज भी हम सबको प्रेरणा देते रहते हैं और इसी बात को ध्यान में रखते हुए जल शक्ति मंत्रालय के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम वापकोस द्वारा न केवल नदियों के घाटों की साफ सफाई का व्यापक अभियान चलाया जा रहा है, बल्कि अपने कार्मिकों को दैनिक जीवन में स्वच्छता को अपनाने का संदेश देने के साथ साथ समाज और राष्ट्र के नागरिकों को स्वच्छता के लिए प्रेरित भी किया जा रहा है। मेरे सहयोगी कैमरामैन सुरेंद्रन के साथ ओपी यादव, डीडी न्यूज, दिल्ली। तो ये स्वच्छता के लिए अहम प्रयास। और अब अगली खबर, वैश्विक बाजार में खाद्य तेल की कीमतों में उछाल के बावजूद केंद्र सरकार ने त्योहारों के इस सीजन में उपभोक्ताओं को सस्ते दर पर तेल की आपूर्ति सुनिश्चित कराने के प्रयास किए हैं। रोजमर्रा की जिंदगी में खाद्य उत्पादों की कीमतों के नियंत्रण को लेकर सरकार के प्रयासों के विषय पर केंद्रीय एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के सचिव सुधांशु पांडे से बातचीत की है हमारे संवाददाता ओपी यादव ने। त्योहारी सीजन में खाद्य तेलों की कीमतें नियंत्रित करने के लिए भारत सरकार लगातार प्रयास कर रही है। इस संदर्भ में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के सचिव सुधांशु पांडे जी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें बढ़ी है, लेकिन समानांतर समय में भारत में कीमतें गिरी है। सरकार के किस तरह के सार्थक प्रयास रहे जो ये परिणाम देखे? सरकार ने बहुत एक नहीं कई कदम उठाए हैं
जिसमें स्टॉक के डिस्क्लोजर का कदम था, डोमेस्टिक प्रोडक्शन को बढ़ाने का कदम था, ड्यूटीज़ के रेशनलाइजेशन का था, पोर्ट्स के ऊपर किस तरीके से डीकंजेस्ट किया जाए, फैसिलिटेट किया जाए जिससे ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम हो। तो इस तरह के अलग अलग जो फ्यूचर ट्रेडिंग, जो स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग थी, वो मस्टर्ड के ऊपर बंद की गई, इसीलिए बंद गई, चने पे भी बंद की गई, और आपको दालों में असर देखने को मिल रहा है कि जिससे कि स्पेकुलेशन इस ऐसे सिनेरियो में ना हो जहां पर दाम को लेकर के और लोग फ़ायदा उठाएं। खाद्य तेलों के साथ साथ खाद्य पदार्थों की कीमतें नियंत्रित रहे, त्योहारी सीजन है, कहीं न कहीं कालाबाजारी रुके, इसके लिए राज्यों को किस तरह के निर्देश दिए? राज्य को एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट में बहुत सख्त निर्देश दिए गए हैं। राज्यों के साथ लगातार चर्चा बनी हुई है और राज्य खुद भी चिंतित हैं। उनकी तरफ से जो कदम उठाए जाएंगे उससे मुनाफाखोरों जो प्रॉफिटियरिंग करते हैं उनके ऊपर सख्त कदम लिए जाएंगे। पिछली बार रबी सीजन में खाद्यान्न उत्पादन बढ़ा, इस बार खरीफ में भी एस्टिमेटेड अनुमान पॉजिटिव लग रहे हैं, क्या कहेंगे? जी, खरीफ का प्रोडक्शन भी इस बार जो है पिछले साल से ज़्यादा होने वाला है और हमारा प्रोक्योरमेंट भी बहुत स्मूथ चल रहा है बिना किसी दिक्कत के। बीच में जो बारिशें हुई उनसे थोड़ा मॉइस्चर कंटेंट बढ़ गया था, लेकिन अब पिछले 2 दिन से अच्छी धूप निकल रही है और किसानों को काफ़ी राहत है। स्टॉक लिमिट कंट्रोल करने के संदर्भ में व्यापारियों को किस तरह के निर्देश जारी किए गए? वो पहला तो डिस्क्लोजर का है, दूसरा प्राइस डिस्प्ले का है और कंप्लायंस जो है वो स्ट्रिक्ट होनी चाहिए। तो खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के सचिव सुधांशु पांडे, जिनका मानना है कि खाद्य तेलों की कीमतें त्योहारी सीजन में नियंत्रित करने के लिए न केवल सरकार लगातार प्रयास कर रही है, बल्कि राज्यों को निर्देश देकर खाद्यों के अन्य पदार्थों की कीमतों को संतुलित करने का भी प्रयास कर रही है। ओपी यादव, डीडी न्यूज, दिल्ली। तो आप लोगों को ये राहत देने की कोशिश। और अगली खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में हॉकी से संन्यास लेने वाले रुपिंदर पाल सिंह की पत्र लिखकर प्रशंसा की है। प्रधानमंत्री ने 223 मैचों में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले रुपिंदर पाल सिंह को लिखे पत्र में भारतीय हॉकी में उनके सराहनीय कार्य के लिए धन्यवाद दिया है। इस पत्र में पीएम ने लिखा है कि हॉकी के मैदान पर आपके जादुई खेलों को देश के लोग हमेशा याद रखेंगे। 2010 के बाद से भारतीय टीम ने जितनी भी प्रतियोगिताएं जीती हैं उसमें आप टीम की ताकत के स्रोत थे। टोक्यो ओलंपिक में भारत की ऐतिहासिक सफलता में भी आपका प्रमुख योगदान है। और रुपिंदर पाल सिंह ने खुद सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री के इस पत्र की जानकारी दी। उन्होंने प्रधानमंत्री के पत्र को साझा करते हुए लिखा, माननीय प्रधानमंत्री जी का ये पत्र पाकर अभिभूत हूं। आपके निरंतर समर्थन ने एथलीटों को टोक्यो 2020 में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित किया। सर, खेल के प्रति आपके जुनून ने मुझे प्रेरित किया है। मैं भारतीय खेलों में अपना योगदान जारी रखने की प्रतिज्ञा करता हूं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हॉकी खिलाड़ी वीरेंद्र लाकड़ा को भी चिट्ठी लिखकर भारतीय हॉकी में उनके योगदान को सराहा है। याद रहे कि लाकड़ा ने हाल ही में संन्यास की घोषणा की है। पीएम मोदी ने अपने पत्र में उनके शानदार खेल का जिक्र किया। पीएम के इस पत्र को पाकर वीरेंद्र लाकड़ा ने कहा कि हम खिलाड़ी खेल को अपना जीवन देते हैं और जब देश के प्रधानमंत्री द्वारा इसको सराहा जाए तो लगता है कि हमने भी राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दिया है। याद रहे कि वीरेंद्र लाकड़ा उस भारतीय पुरुष हॉकी टीम का हिस्सा रहे हैं जिसने टोक्यो ओलंपिक में पदक जीता था। लाकड़ा ने भारतीय टीम के लिए 201 मैच खेले हैं। आगे भी देखेंगे और कुछ बड़ी खबरें और दिन भर की कुछ और भी खबरें, लेकिन फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। जल्दी ही लौटते हैं। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। हम किसी से कम नहीं,